नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष एक कार्यक्रम के तहत आपसे रूबरू हो रहे हैं, जहां पर हम अगले कुछ समय के अंतर्गत आपसे बात करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा के संदर्भ में। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा जो 2021 की अभी होने वाली है, उसके लिए हम अपने विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि आज यह पहली क्लास है और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम यह तय करेंगे कि सिलेबस क्या होगा। दूसरी चीज, अभी तक जो 3 परीक्षाएं मेंस की नए पैटर्न पर हुई हैं, उसमें क्या क्या विषय वस्तु को रखा गया है या क्या संभावित विषय वस्तु होना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके पैटर्न की चर्चा करेंगे। साथ में हमको क्या मापदंड अपनाने चाहिए इस पूरे कार्यक्रम में या इस पूरे मेंस लेखन में, मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में, खास करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। चूंकि यह एक क्रैश कोर्स है, तो कई बातों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। वैसे महत्तम संभावित सिलेबस को कवर किया गया है पूरा। यह भी आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि कम समय में हम पूरी तैयारी को कैसे कर पाए। कई सारे इसमें से हमारे विद्यार्थी हैं जो कई बार मेंस दे चुके होंगे और वह फिर से नया मेंस दे रहे होंगे। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार मेंस में अपीयर हो रहे होंगे, मेंस की परीक्षा देने जा रहे होंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है तो सभी बातें एकदम क्लियर होना चाहिए विषय के लेवल पर। और यह पूरा कोर्स क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब ये हो जाता है कि हम कम समय में सिलेक्टिव चीजों को परीक्षा की दृष्टिकोण से कैसे तैयार करें। वैसे पूरा प्रयास मैंने किया है कि जो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूं, उस सिलेबस के माध्यम से हम संपूर्ण तैयारी आपको करा पाए। किसी भी विषय वस्तु का आदि अंत तो बहुत निर्धारित करना कठिन हो जाता है, खास करके सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से। लेकिन तब भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक कॉम्पैक्ट रूप से चीजें मैं प्रोवाइड कर पाऊं। और यह पूरा एनालिसिस जो अगले कुछ समय में होगा टॉपिक वाइज, वहां पर एक बात आप देखेंगे कि हमने उन 3 वर्ष को विशेष रूप से आधार में लिया है, या उन 3 वर्ष के प्रश्नों के ट्रेंड एनालिसिस को अपने मुख्य फोकस पर रखा है। क्योंकि 3 वर्ष के जो पिछले प्रश्न हैं मेंस परीक्षा में, पेपर 3 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, वह एक तरह से हमको पूरा दिशा प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमको कहां कहां से चीजों को लेना चाहिए। क्योंकि 3 वर्ष पर्याप्त समय है समझने के लिए आयोग के पैटर्न को। वैसे लगातार आयोग अपने पैटर्न को बदल भी रहा है, तो यह भी एक हमारे समक्ष चुनौती हो गई। तो सबसे पहली बात हम चुनौतियों की करेंगे कि पूरे सिलेबस में हमको सीधे सीधे तौर पर 3 प्रकार की चुनौती का सामना करना है। पहली चुनौती कि हम इसके ट्रेंड को समझ पाए। दूसरी चुनौती, इस कम समय में उस ट्रेंड के हिसाब से कॉम्पैक्ट रूप से हम आपके समक्ष मटेरियल रख पाए। और तीसरी चुनौती है कि हम उन चीजों की, संभावित चीजों की भी एक तरह से अनुमान कर पाए, जो अगर आयोग, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अपने पैटर्न को चेंज करता है तो उसको भी हम कवर कर पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही मैंने सिलेबस को डिजाइन किया है। मेरी जो भूमिका है, मेरे विषय की जो भूमिका है, वह जीएस पेपर 3 में है। जीएस पेपर 3 में अब आप सभी लोग मेंस दे ही रहे हैं, तो आपको पता है कि अब 4 पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस परीक्षा में जीएस के लिए करवा रहा है। जीएस खंड में 4 पेपर हैं डिस्क्रिप्टिव में, जो 200-200 नंबर के, 800 नंबर के
प्रश्न पत्र होंगे, 4 प्रश्न पत्र, जिसमें 3-3 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाता है इसके उत्तर लेखन के लिए। तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हम पहले शुरुआत में जो सब आपको पता है, लेकिन उसकी बात भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि आज जो हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं वह यूपी पीसीएस मेंस 2021 के अंतर्गत हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में जो हमारा विषय वस्तु है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। खास करके यहां पर प्रौद्योगिकी ही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को आप तकनीकी भी कह दें तो कोई समस्या नहीं है। इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भाग है यह जीएस पेपर, जीएस पेपर 3rd का भाग होगा, तीसरे पेपर का भाग होगा। यूपीपीसीएस मेंस 2021 क्रैश कोर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम आपसे बात करेंगे। मेंस परीक्षा के लिए जीएस पेपर 3rd का यह भाग है। किसका भाग है? 3rd का भाग है। आप देखेंगे कि इस पूरे पेपर में जो 4 पेपर पूरे जीएस के आपसे पूछे जाते हैं, जीएस के, वैसे सभी लोग तो आपको पता भी है, जीएस के 4 पेपर पूछे जाते हैं। 4 पेपर होते हैं, सभी 200 नंबर के हैं। इसके लिए जो समय आपको मिलता है, समय प्रत्येक पेपर के लिए, 4 पेपर के लिए, मतलब यहां पे 1st, 2nd, 3rd और पहला, दूसरा, तीसरा पेपर और चौथा जो एथिक्स का। उस 3rd वाले में मेरा हिस्सा है। समय जो दिया जाता है वह यहां पर 3 घंटे का समय होता है पेपर को उत्तर लेखन के लिए। पेपर में समय 3 घंटे का है और इसके लिए जो अंक आपको प्रोवाइड होता है एक पेपर में वह 200 अंक का पेपर होता है। 200 अंक का पेपर होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें, हम एकदम इनिशियल से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कई सारे हमारे विद्यार्थी जो पहली बार मेंस दे रहे होंगे उनके लिए यह बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई सारे हमारे मित्र होंगे जो कई बार से मेंस परीक्षा लिख रहे होंगे, तो उनके लिए यह सब सामान्य बातें होंगी। तो 200 अंक का हो गया, समय 3 घंटे मिलेगा, यहाँ पर 200। अब आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है की पॉइंट में, कि प्रत्येक जीएस पेपर में हमको पेपर 2 भागों में बटा होगा। जीएस पेपर में पेपर जो होगा वह मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होगा, आ खंड, बा खंड, या ए और बी। ए और बी कह सकते हैं या इसी को आ और बा खंड कह सकते हैं। इन दोनों खंडों में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी विषय वस्तु के हो, चारों पेपर के लिए यहां पे बात हो रही है। 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर पहले एक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, और बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा बाखंड में। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आखंड में, वह प्रत्येक प्रश्न, कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न, 125 शब्द सीमा होगी, 125 शब्द में देना है और प्रत्येक प्रश्न यहां पर
प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है? 8 अंक है। कितने का है? 8 अंक का। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने कहा कि प्रत्येक जीएस का जो पेपर होगा वह 2 भागों में डिवाइड रहेगा पूरा पेपर, एक खंड उसका और बी खंड। ए खंड में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और बी खंड में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक खंड वाले लघु उत्तरीय प्रकृति के होंगे और जिनका उत्तर हमको 125 शब्द सीमा में देना है। 125 शब्द सीमा निर्धारित की गई है, 2-4 शब्द आगे पीछे हो सकता है। और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना मिलेगा? 8 अंक का एक प्रश्न होगा तो 10 प्रश्न है, तो इसका मतलब हुआ सामान्य सी गणित अभी देख ही लेंगे कि 80 नंबर का एक खंड होगा। बी खंड जो होगा वहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर भी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्न, इनकी शब्द सीमा होगी 200 शब्द में यहां पर देना है। 10 प्रश्न मतलब एक प्रश्न 10 में देना है कि 10 प्रश्न नहीं एक में देना है, मतलब 200 में देना है। मतलब प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक प्रश्न है, यहां भी भाई लिख दे नहीं तो कंफ्यूजन किसी को हो जाए। प्रत्येक प्रश्न की सीमा क्या है? 125 शब्द है जैसे लघु उत्तरी में, उसी प्रकार से यहां पर दीर्घ उत्तरी में प्रत्येक प्रश्न 125, यहां पर 200 अंक का हो गया। 200 यहां पर 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न की सीमा क्या है? ये 200 शब्द है। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 10 प्रश्न में प्रत्येक का जो अंक होगा, अंक इनका कितना है? अंक होगा वह 12 अंक का होगा। 12 अंक। इसका मतलब जो हमारा बी खंड है वह वहां पर 120 अंक के प्रश्न होंगे और आ खंड में हमको 80 अंक के प्रश्न होंगे। टोटल मतलब समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई 80 मार्क्स और प्लस 120 मार्क्स क्या होगा? यहां पर बराबर होगा 200 मार्क। यही तो हुआ। यहां पर लघु उत्तरी और ये दीर्घ उत्तरी बराबर कितने का है? 200 अंक का पूरा पेपर हो जाएगा। क्लियर बात हो गई कि जीएस के प्रत्येक पेपर में यहां पर समय 3 घंटे का प्रोवाइड कराया जाएगा। 200 अंक का पेपर होगा। पेपर में 2 खंड होंगे, एक आ खंड दूसरा बा खंड। ए और बी खंड। आ खंड में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 125 अंक होगी और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 8 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसी प्रकार से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा इसमें इनकी शब्द सीमा कितनी होगी? 200 शब्द सीमा होगी और प्रत्येक में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 12। तो 12 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 8 में 80, तो 200 अंकों का या पूरा पेपर हो जाएगा। इतनी क्लियर हो गई? मतलब 4 पेपर 800 नंबर का। अब इसी पूरे जीएस के खंड में पेपर 3 के अंतर्गत हमारा विषय आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक आप देखेंगे कि जो प्रश्न हैं वो लगभग 70 से 80 प्रश्न तक भी पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कुछ पोर्शन में जहां पर कई सारे अन्य के साथ भी विज्ञान प्रौद्योगिकी को जोड़ दिया गया है पेपर 3 के अंदर ही। अब पूरा जो पेपर 3 के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा भी, प्रश्नों का नेचर भी समझेंगे। क्योंकि यहां पर हमको क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव तो यहां है नहीं। सबको हमको लिखना है 125 शब्द सीमा में और 200 शब्द सीमा में लिखना होगा। अब इस पूरे प्रश्न में तैयारी कैसे करें वह तो एक अलग विषय है, या अभ्यास कैसे करें हम प्रश्नों का। इस सबसे पहले जो बात आती है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के स्रोत क्या क्या होने चाहिए। अब विज्ञान के जो प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं वह 2 प्रकार से पूछे जा रहे हैं। पहले हम ट्रेंड की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के में दो प्रकार के प्रश्न हैं। कितने प्रकार के हैं भाई? दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम चूंकि एकदम कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है तो टू दी पॉइंट बात करेंगे। वैसे भी साइंस टेक में टू दी पॉइंट ही सब कुछ होता भी है। पूरा मेंस ही टू दी पॉइंट होता है, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न अब आ गया है, इसमें क्योंकि शब्द सीमा जैसे ही निर्धारित हो जाती है तो हमको अपनी इफिशियंसी को काफी बढ़ाना पड़ता है। सिलेक्शन होने ना होने, कम अंक पाने ज्यादा अंक पाने में सबसे बड़ी बात है कि 125 शब्द सीमा में या 200 शब्द सीमा में उस विषय वस्तु को जो प्रश्न में पूछा गया है हम कितने अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं और उसके सारे एंगल उसमें आ जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो आएगी वह तो केवल अभ्यास से ही आएगा। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो भाई कॉन्सेप्ट की क्या क्या चीजें हमको उसमें डालना है, और दूसरा इसमें अभ्यास कैसे हम करें। बार बार अभ्यास करने से ही यहां पर आप निर्धारित कर पाएंगे कि भाई क्या उसमें चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। अब दो प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे हमारे विषय के संदर्भ में। एक प्रकार का जो प्रश्न है, शब्द सीमा चाहे वह 125 हो या शब्द सीमा 200 हो, 8 अंक वाला हो या 12 अंक वाला हो, पूरे विषय वस्तु में दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कौन से भाई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर पहला प्रश्न है जो अवधारणात्मक है। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल है, जहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और दूसरा उसके अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग के साथ आप एप्लीकेशन जिसको कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता या चुनौतियां भी इसमें हमेशा बनी रहेंगी। उपयोगिता और चुनौतियां भी रहेंगी। चुनौतियां या इसी को आप प्रासंगिकता कह सकते हैं। प्रासंगिकता भी कह सकते हैं। पूरा जो प्रोग्राम आगे चलेगा या जो आपने पेपर को अभी तक एनालाइज किया होगा, एनालिसिस उसका किया होगा, उसमें दो बातें देखेंगे कि एक तो चूंकि यह तकनीकी विषय है तो तकनीकी विषय में किसी भी अनुप्रयोग को हम बेहतर रूप से बता सकते हैं जब उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम तब बेहतर समझ सकते हैं जब हमको एक तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक भी पता हो, जीन के बारे में भी जानकारी हो, साथ में डीएनए के बारे में भी जानकारी हो, और न्यूक्लियस तथा डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमको पता होना चाहिए। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग प्री में बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं, इसीलिए यहां पर ज्यादातर एप्लीकेशन को रखा जाएगा, अनुप्रयोग को रखा जाएगा। और पिछले 3 वर्ष के प्रश्न इस बात को दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं कि जो पूरे के पूरे प्रश्न पूछे गए, खास करके प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है, उसमें ज्यादातर जोर अनुप्रयोग का रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट की भी महत्ता बनी रही है। तकनीकी के विषय यहां पर हमेशा 2 आधारों पर हमको कसने होते हैं। जैसे जब तक हम क्रायोजेनिक तकनीक को नहीं समझते, जैसे जब तक हम ऑर्बिट्स को नहीं समझते, कक्षाओं को नहीं समझते, जब तक हम जो प्रक्षेपण यान है भिन्न भिन्न प्रकार का, एसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, पीएसएलवी, तो इनके तो विकास के क्रम को हम सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते। भारत में चाहे वह तकनीकी किसी भी क्षेत्र में हो या दुनिया के अंदर तकनीकी के विकास
कि जब भी बात होगी तो उसके दो पहलू साथ साथ रहेंगे जो दूसरे एक दूसरे को लगातार प्रभावित करेंगे और एक दूसरे से प्रभावित होते रहेंगे। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करेंगे, अनुप्रयोग की बात करेंगे, या उसकी समक्ष चुनौतियों की बात करेंगे, या उससे समस्याओं की बात करेंगे, तो वह जो बात हम कहना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तभी जाकर के हम वहां पर प्रश्नों के साथ न्याय कर पाएंगे अपने उत्तर लेखन में। क्योंकि अगर आधा अधूरा होगा, हम किसी गाइड से कहीं से बात को पढ़ लेंगे और सीधे चाहेंगे कि उसको रट के लिख ले, तो हमारी बातों में वह जो एक तरह से सारगर्भिता आनी चाहिए वह नहीं आ पाएगी और हम सही से उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। प्रश्न के साथ कम नंबर मिलना या ज्यादा नंबर मिलना किसी भी विषय में मेंस के, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मायने यही रखता है कि क्या उस विषय की हमको एक समझ है। जब आपके अंदर विषय की समझ होती है तो आप उसको कई एंगल से सोच पाते हैं या कई एंगल से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। और जब हमको आधी अधूरी उसमें ज्ञान होता है तो फिर समस्या वहीं पर आके खड़ी हो जाती है कि यह पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह लिखे कि ना लिखे, या इसका संबंध इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हमको यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम नैनो कण को क्यों बनाते हैं, नैनो कणों का बनाने से किसी भी पदार्थिक वस्तु के गुणधर्म में क्या परिवर्तन आ सकता है, तो उसके एप्लीकेशन के साथ हम जस्टिस कर सकते हैं। अगर हमको यह बात पता है कि नैनो स्तर पर किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल को ले जाने पर उसके गुणधर्म में क्या परिवर्तन हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो हम उसको आराम से बता सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को दिखा सकते हैं, या उसकी चुनौतियों को भी समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व किसी भी क्षेत्र में होगी। अगर हमको एटॉमिक थ्योरी पता है, परमाणु सिद्धांत पता है, न्यूक्लियर जो सिद्धांत है वह पता है, रिएक्टर्स के बारे में पता है, ईंधन प्रणाली के बारे में पता है, तो हम उसके अनुप्रयोग को समझ सकते हैं, उसकी उपयोगिता को बता सकते हैं। ये सारी कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हम विषय वस्तु के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो पूरा हमारा जो कार्यक्रम चलेगा वह दो स्तर पर चलेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लेवल पर बात हम करेंगे और साथ में उसके एप्लीकेशन की बात। तो हम जब भी किसी एप्लीकेशन की बात करेंगे, किसी वस्तु की उपयोगिता या उससे चुनौतियों की बात करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीजों को भी समझते चलेंगे। अगर हम डीएनए वैक्सीन की बात करेंगे तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट थ्योरी की भी बात करेंगे। अगर हम जीएम क्रॉप की बात करेंगे तो जीएम क्रॉप के एप्लीकेशन को तो समझेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप क्या क्या होती हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप की तकनीक को भी समझते चलेंगे, तभी ज़्यादा चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। यहाँ पर कोई कठिन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है कि जहाँ पर कोई आपको फार्मूले डिराइव करने हो या कोई बहुत कठिन चीज़ें आपसे पूछी जाए विज्ञान की। ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड है। हाँ, उन एप्लीकेशन को सही से जस्टिफाई करने के लिए, समझने के लिए हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है। तो दो प्रकार के हो गए कि एक तो अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो गए, दूसरे उनके अनुप्रयोग, उपयोगिता, चुनौतियां या प्रासंगिकता से जुड़े प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अब बात यहाँ पर उठती है कि हमको अपनी तैयारी के लिए क्या क्या चीजें नए रूप से जानना चाहिए। बाकी हम इस एक महीने के अंदर तो पूरी चीजें, वह जो करंट ओरिएंटेड चीजें हैं जो पिछले एक साल के अंदर चर्चा में रही हैं, वह सभी आपका विषय वस्तु है। जो पिछले 1-1.5 साल में बड़ा पैंडेमिक रहा है, काफ़ी कोरोना और कई सारी समस्याएं लिए हुए रहा है, या काफ़ी चुनौतियों को, तो सभी क्षेत्र में जो चुनौतियां हम पेश किए हैं, मानव समाज हमारा पेश किया है, हमारे देश के समक्ष चुनौतियां आई हैं, वह सभी विषय वस्तु इस परीक्षा के लिए उपयोगिता उनकी हो जाती है, मेंस के लिए उनकी उपयोगिता हो जाती है। पूरे मेंस के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि क्योंकि यह पूरा कोरोना काल जो पिछला रहा है, जिससे हम पूरी दुनिया बाहर निकल रही है, अभी भी कहीं समस्याएं बनी हुई हैं, तो इस चुनौती का क्या क्या, ये समस्या का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा है, तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव की समीक्षा तो दुनिया कर रही है, तो आयोग भी वहाँ से प्रश्न बनाने की संभावना रहेगी। वैसे भी करंट से जोड़ करके प्रश्न को ज़्यादातर पूछा जाता है।
इसीलिए हमारे विषय वस्तु में भी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी इसकी संभावना होगी कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। सिर्फ कोरोना से नहीं, अन्य भी जो तमाम परिवर्तन देखे गए हैं, चाहे वह स्पेस के संदर्भ में, चाहे वह आप देखेंगे कि रोबोटिक्स के संदर्भ में, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, या डिफेंस के संदर्भ में। तो चूंकि तकनीकी का हिस्सा मेंस में काफ़ी एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है। पेपर में तो भले उसका उतना होना है, लेकिन भाग बहुत ज़्यादा है। इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब इस बड़े सिलेबस को, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम जस्टिस इसके साथ कर पाएँ, हम न्याय इसके साथ कर पाएँ, इसीलिए हमने इसको एकदम कंसाइज करने का प्रयास किया है और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को लेने का प्रयास किया है जहां से प्रश्न भी आपको सीधे तौर पर मिल जाए और आपको एक कम समय में तैयारी भी आप कर पाए। अब आइए हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमने आपके लिए सिलेबस क्या प्रोवाइड किया है, सिलेबस क्या होना चाहिए। अब जो सिलेबस मैंने लिखा है एक रिटन सिलेबस है, और दूसरा कभी कभी बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लगता है कि नहीं यह भी आवश्यक है, भले यह क्रैश कोर्स है, उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप मत करिएगा कि भाई कहाँ से सर ने इसको जोड़ दिया, तो उसको भी जोड़ा जा सकता है अगर लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह उपयोगी हो सकता है। वैसे चूंकि क्रैश कोर्स है तो बहुत विस्तार तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको वहां पर कर दिया जाएगा। अब पूरे जो टॉपिक होंगे, सारी बातें हम पहले क्लियर कर रहे हैं, उसमें कई सारी चीजों को हम हो सकता है कि एक मतलब बहुत डीप में न जाएं, लेकिन कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहां पर कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हम डीप में भी वहां पर जाएंगे। तो दो स्तर पर चलेंगे, जहां पर लगता है कि सामान्य बातचीत से, सामान्य बातों से ही हम आपसे पूरा का पूरा चीज़ें आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी नोट्स तो आपको मिलेगा ही, मेरे द्वारा यहाँ पर तो नोट्स लिखा ही जाएगा, सारी बातें होंगी और प्रश्न भी हम अभ्यास करते चलेंगे कि किस प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर 3 स्तर पर पढ़ाई होनी है। एक तो विषय वस्तु को समझना, दूसरा उस पर नोट्स देना, तीसरा उससे संबंधित प्रश्न और उसका अभ्यास करना। तो आपके लिए तो और बड़ी चुनौती है कि जो प्रश्न हम यहाँ पर दें उस सारे का तो हम देख नहीं पाएंगे, तो आपको उसको लगातार उसका करना है, आंसर करना है, मतलब उसका आंसर लिख के रखते जाना है, लिखते हुए जाना है और रखते भी जाना है। अब यहाँ पर आइएगा, सिलेबस क्या हमने निर्धारित किया है इस पूरे कोर्स के लिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स का पाठ्यक्रम है यह। पाठ्यक्रम जैसे टॉपिक नेम यहां पर दिया गया है। पहला जो पाठ्यक्रम परिचर्चा, तो वह तो सिलेबस का कोई भाग नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पाठ्यक्रम परिचर्चा होती है। इसमें हमने पूरे लेक्चर को जो शुरू किया है मुख्य रूप से, वह पहला लेक्चर, क्योंकि पाठ्यक्रम परिचर्चा जो आज हम बात कर रहे हैं कि पूरे हमारी रणनीति क्या होगी, सारी चीजें क्या होंगी, इसको तो हम इसके अंतर्गत समझ ही रहे हैं। पाठ्यक्रम परिचर्चा में जैसे हमने पहला दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी, अभी हम प्रश्नों को भी देखेंगे जो 18, 19 और 20 में पूछे गए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो एक बड़ा हिस्सा होता है, यहां से कम 2 प्रश्न तो आपको मिलने वाले हैं, 2 प्रश्न मिलने वाले, कम से कम 2 प्रश्न तो होगा ही होगा। प्रश्न में पूरी संभावना है कि 100-125 शब्द में आ जाए और एक 200 शब्द में आ जाए, मतलब 8 नंबर का एक आ जाए, एक 12 नंबर का आ जाए, इसकी पूरी संभावना होगी कि 2 प्रश्न यहां पर मिले। अब पूरे बायोटेक्नोलॉजी को हमने 2 आधार पर कसा है, जैसे हमने भी बात किया कि भाई एक को हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते जाएंगे और साथ में उसके एप्लीकेशन को भी देखते जाएंगे। कई सारी बातें हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहीं पर उसका अनुप्रयोग भी हमको बिना उसके भी चर्चा करना पड़ता है, तो चर्चा अपने आप होता जाएगा। जैसे चूंकि वर्तमान में हमने कहा कि डीएनए वैक्सीन की भी चर्चा बहुत ज़्यादा है, या अभी आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से जो एक तरह से आरटीपीसीआर तकनीक वगैरह की जो बात किया गया, जांच की बात किया गया, जांच किटों का जो निर्माण किया गया, उनके अंतर्गत कई सारे ऐसे तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त वैसे भी चाहे भारत सरकार के ड्रीम परियोजना के रूप में किसानों की आय 2 गुनी करना हो, आईएएस में भी वहाँ से प्रश्न बन रहा है, पीसीएस में भी बन रहा है, कई सारे स्टेट में वहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। तो उसके लिए हमको जीएम क्रॉप वगैरह या जेनेटिकली मॉडिफाई जो अन्य चीज़ें हैं उसका उत्पादन करना, अधिक क्षमता वाले पौधों का उत्पादन करना जिनमें काफ़ी ज़्यादा
एक तरह से उनके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, उसका निर्माण करना, सूखा रोधी फसलों का विकास करना या कीट रोधी फसलों का विकास करना, ये सारी बातें तो अपने आप हमेशा से प्रासंगिक रहेंगी रहेंगी। इसीलिए हम पहले इसमें क्या करेंगे, कुछ बातों को पढ़ने के पहले यहाँ पर हम जैसे इनके कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, क्योंकि पूरे बायोटेक्नोलॉजी में 3-4 शब्द आपको बहुत लगातार आते रहते हैं। प्री परीक्षा में भी आप जब पढ़ते हैं तो इन सारी शब्दों से आपका मुलाकात होता है, जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, गुणसूत्र, जीन, जीनोम या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र। यहां पर ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि भाई डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही ये सब होंगे, साथ में गुणसूत्र, जीन, जीनोम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं उनकी चर्चा जैसे ही हम शुरू करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से क्षेत्र हैं कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी कैसे है कार्य कर रहा है, या आप देखेंगे चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी कैसे कार्य कर रहा है, मेडिसिनल में दवाओं के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी कैसे कार्य कर रहा है, या आप जब बात करेंगे कि जैसे पर्यावरणीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से उपयोगी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में या औद्योगिक स्तर पर जीव विज्ञान कैसे प्रासंगिक है। तो कई सारे क्षेत्रों में आप अपने आप जैसे जैसे इसकी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन अपना जुड़ता जाएगा और करंट के मुद्दे उसमें अपने आप आते जाएंगे कि जैसे अगर हम बात कर दिए कि कृषि क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, तो वर्तमान में भी कृषि क्षेत्र में जो नए कुछ नवाचार हुए हैं उसको भी उसमें हम क्या करेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, और बाकी उसकी बेसिक चीज़ें जो है वह तो रहेंगी ही रहेंगी। अब साथ में चूंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमको समझना है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता भी उसकी है बायोटेक्नोलॉजी में, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो पुनर्संयोजित डीएनए है और उससे संबंधित जो तकनीक है उसको समझना पड़ेगा। एंटीसेंस तकनीक काफ़ी एक चर्चित तकनीक रहती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या डीएनए वैक्सीन, डीएनए टीका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी भी चर्चा हमको यहाँ पे करनी होगी। इसके अलावा जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात किया गया, या 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक जो दुनिया में कई अभी बहुत सीमित है, इसकी डिमांड काफ़ी चल रही है, कई सारे इस पे लेख लगातार आ रहे हैं भाई कि तमाम देश 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक की मान्यता की बात विभिन्न देशों में उठाई जा रही है। अभी इसको नैतिक कारणों से कई सारी जगहों पर नहीं, भारत में भी नहीं इसको अपनाया गया है। सरोगेसी या इससे जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में हैं, हमारे जो संसद की कार्यवाही है उसमें भी, क्योंकि सरोगेसी को लेकर के लगातार बिल आ रहे हैं और उसमें नए नए संशोधन भी आ रहे हैं। तो हमको सरोगेसी को भी समझना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, या सरोगेसी के समस्त जुड़े इससे मुद्दे क्या हैं, या इसके लिए सरकार का क्या इसमें प्रावधान है, अपने जो सरोगेसी बिल में जो प्रावधान नए उसमें किए गए हैं वह किस बात को फोकस करता है, क्या सरोगेसी को अपनाना चाहिए, एकदम प्रतिबंध करना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा भी हमको करना है। क्रिस्पर तकनीक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में हमको क्रिस्पर तकनीक भी एक समझना है। क्रिस्पर क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो 2 प्रकार के एंजाइम्स की बात होगी आगे अभी चल करके, जिसमें एक तो हम डीएनए को आणविक कैंची के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उस एंजाइम का, और दूसरा लाइगेज एंजाइम जो जोड़ने वाला एंजाइम है। तो दोनों की बात यहाँ पर हमको साथ साथ करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जैसे स्टेम कोशिका हमेशा से प्रासंगिक है विषय वस्तु में, स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी जो चिकित्सा में स्टेम सेल का प्रयोग हो, इसलिए विभिन्न परीक्षाओं में लगातार इससे मेंस में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम परियोजना, और भारत का ह्यूमन जीनोम परियोजना के संदर्भ में जो प्रयास शुरू किए गए हैं वह क्या है, या इसी के साथ जो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों के अंतर्गत प्लांट में भी हम या अन्य जंतुओं के अंदर जो जीनोम परियोजनाएं ला रहे हैं, इस जीनोम परियोजना का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, या इसका भविष्य क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, इन सारी बातों को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स तो भले है लेकिन हम काफ़ी डिटेल से पूरी परिचर्चा को आपके समक्ष रखेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, अब अनुप्रयोग अलग अलग भी पूछा जाता है, ज़्यादातर कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए, स्वास्थ्य क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए, पशुपालन में, उद्योग में या पर्यावरणीय क्षेत्र में इसके महत्व को समझाइए, या सीधे तौर पर कह सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की समीक्षा कीजिए, अनुप्रयोगों का महत्व बताइए। सीधे 12 नंबर वाला प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है।
ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हमको रखनी चाहिए, इसको भी हमको समझना होगा। अब बायोटेक्नोलॉजी का ही एक समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहां पर हमने कहा कि यहां पर कि भाई जो फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस में जैसे ब्रेन मैपिंग की बात होती है, लाई डिटेक्टर की बात होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या तो हमेशा से ही चर्चा में रहता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस पर एक 125 शब्द का लेख आ सकता है, इसमें 125 शब्द के प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, हमेशा से संभावना रहती है, तो यह भी इसमें आएगा। अपराध विज्ञान जो है एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही सब पार्ट मान लीजिए, लेकिन चूंकि इसको अलग से काफ़ी इसमें तकनीकों का विकास हो रहा है वर्तमान में, और कई सारे देश द्वारा भी और अपने देश में भी इस पर काफ़ी तेज़ी से कार्य किया, क्योंकि फोरेंसिक साइंस जितना हमारा मजबूत होता है, अपराध को हम जल्दी से अपराधी तक पहुंच पाते हैं। तो इस तकनीकी का उपयोग ठीक है कि अभी कई सारी तकनीकों को, अपराध विज्ञान से संबंधित जो तकनीकें हैं उस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही कुल मान्यता दी गई है, लेकिन बाकी केस को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, कोर्ट में तो नहीं उसका महत्व है, लेकिन केस को सॉल्व करने में, मतलब अपराधी तक पहुंचने में उन तकनीकों का उपयोग काफ़ी बड़ा माना जाता है, तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भाई, इसलिए कि हो सकता है कि भाई अंतरिक्ष कार्यक्रम पूछा जाए, संस्थान को उतना ना पूछा जाए, संस्थान को ना पूछा जाए, लेकिन भाई कौन कौन से संस्थान इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कार्य कर रहे हैं, एक सामान्य समझ हमारे पास होनी चाहिए। बाकी जो ये वाला पार्ट लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भारत के विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं वह काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनकी चर्चा हमको करना चाहिए, उनको हमको समझना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह प्रक्षेपण यान तकनीक है। जैसे वह सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यहाँ पर जो जीएसएलवी की बात किया, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल की बात किया गया, तो एसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, जो ये प्रक्षेपण यान की बात किया गया है, या रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की भी बात अब चल रही है, आरएलवी जिसको कहा गया है, तो उसकी भी बात यहाँ पर करना, किसकी बात करना, आरएलवी की, रीयूजेबल, यहाँ पर आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, जो पुनर्उपयोगी प्रक्षेपणान है, उसको भी समझा जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ऑर्बिट्स की जो बात यहाँ पर किया गया है, ऑर्बिट्स की बात जो की जा रही है, विभिन्न कक्षाएं भाई, क्योंकि भाई यह बात समझने के लिए कि कहा गया कि भाई दूर संवेदी उपग्रह भेजा गया, तो दूर संवेदी उपग्रह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, संचार उपग्रह है तो कहाँ पर किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं उस कक्षा में स्थापित होने वाले सैटेलाइट की, यह बात तो एकदम कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। यहाँ पर प्रौद्योगिकी का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है कि यहाँ पर एक पोर्शन को, जैसे दो बातें कि अगर हमको एलईयू कक्षा ही नहीं पता होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई दूर संवेदी उपग्रह एलईयू कक्षा में स्थापित किए जाएंगे, या भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। आप पढ़ेंगे कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, लगभग 2035 की जो बात चल रही है, 2030 में जो बात चल रही है, वह किस कक्षा में करेगा, एलईयू कक्षा में करेगा। तो एलईयू कक्षा के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि एलईयू कक्षा में स्थापित करने से क्या फायदे हैं, कितनी ऊंचाई तक एलईयू कक्षा मिलेगी, या अगर हम कहते हैं कि भाई जो जीपीएस प्रणाली है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, या जो जिसको कहा जाता है कि भाई नेविगेशन रास्ता बताने वाले सैटेलाइट, वह एमईओ कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, यहाँ में मिडिल अर्थ ऑर्बिट में। तो हमको एमईओ कक्षा की विशेषताएं एकदम समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन की भाई जीपीएस के उपयोग बताइए, या जीपीएस क्या है, या नेविगेशन के उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, प्रश्न आ गया कि भाई नेविगेशन उपग्रह के बारे में समझाइए, तो आप सीधे नेविगेशन को ये बताएंगे कि नेविगेशन कहाँ पे होता है, एमईओ कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एमईओ कक्षा में स्थापित करने से क्या क्या फायदे होंगे, जीपीएस या ग्लोनास के बारे में, या भारत के गगनयान के बारे में, तभी आप बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, जब इसकी बेसिक बात भी आपको पता हो। तो एलईयू कक्षा, एमईयू कक्षा और जीओ कक्षा, इन तीनों कक्षाओं के बारे में हमको देखना है। भारत के विभिन्न मिशन
क्योंकि भारत के लिए भी गौरव का विषय है और भारत ने अपने विभिन्न मिशन के माध्यम से दुनिया के लिए भी बड़ी बड़ी चीजें दिया। जैसे भारत का चाहे वह चंद्रयान प्रथम की बात कर लीजिए, चाहे मंगलयान मिशन की बात करिए, या चंद्रयान 2, ठीक है कुछ कारणों से 1-2% हम असफल मान सकते हैं कि भाई हमारा वहां पे लैंड रोवर लैंड नहीं कर पाया, उससे संपर्क टूट गया, लैंड तो किया संपर्क टूट गया, चंद्रयान 2। या भारत ने जो आदित्य अपना एक भेजा आदित्य के बारे में, या एस्ट्रोसैट जो एस्ट्रोसैट सैटेलाइट था भारत का वह, या भारत का वर्तमान में गगनयान जो अभियान होने वाला है, गगनयान होने वाला है, इस पे भी हमको पूरे मैटर की जानकारी होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा कि हाल में जो है ऑस्ट्रेलिया से भी भारत ने समझौता किया कि गगनयान में कुछ तकनीकों के हस्तांतरण के लिए, या 2030 में जो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। तो यह सारी बातें तभी हम समझ पाएंगे जो कुछ भारत के लिए भी गौरव का विषय है और भारत की कूटनीतिक रूप से भी इसका क्या महत्व है, सामरिक रूप से इसका क्या महत्व है, तभी तो चीजों को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब जो भिन्न प्रकार के उपग्रह हैं, चाहे दूर संवेदी वाले हों, नेविगेशन वाले हों या संचार वाले हों, 3 प्रकार के जो महत्वपूर्ण हमारे सैटेलाइट हैं, एक दूर संवेदी यहाँ पर, दूसरा हमारा जो नेविगेशन, और तीसरे जो महत्वपूर्ण हैं वह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह, उसको भी यहाँ पर समझना हो। अब बात उठती है यहाँ पर कि स्पेस विज्ञान इंडिया 2000, स्पेस जो विजन है हमारा, स्पेस यहाँ पर जो विज्ञान इंडिया 2025, मतलब इसका विजन है यहाँ पर, स्पेस विज्ञान विजन इंडिया 2025 क्या रखा गया है, अंतरिक्ष का विजन जो 2025 तक का हमारा क्या रखा गया है, जो भारत सरकार ने और इसरो ने जो एक तरह से दोनों के उसमें उसको रखा गया कि क्या हमारा विजन क्या है 2025 तक स्पेस को लेकर के, उसको भी हमको समझना यहां पर हो। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में 4-5 ऐसे खंड है, पूरे प्रौद्योगिकी में 4-5 ऐसे खंड है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे रोबोटिक्स और नैनोटेक और कम्युनिकेशन। इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां से कभी भी प्रश्न बन सकते हैं। वैसे ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वर्तमान वैश्विक इरा में, ग्लोबल इरा में ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर थोड़ा समझिएगा कि रक्षा प्रौद्योगिकी में हमारा फोकस कहां होगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल यहां पर नहीं जा सकते, क्रैश कोर्स है, समय की भी एक पाबंदी है कि कितने समय में हमको करना, क्योंकि आपका मेंस तत्काल में लगा हुआ है। एक तो होता है बड़ा कोर्स भाई, जिसमें हम हो सकता है कि ऐसी भी चीज को डिस्कस करते हैं जो हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से एकदम चूंकि कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, तो हम ऐसे चीजों के ही डिस्कशन पर फोकस करेंगे कि जो सीधे तौर पर परीक्षा में पूछी जा सकती है, और जिसके माध्यम से उन चीजों को हम ले जिससे उस विषय वस्तु को पूरा हमारे समझ में भी आ जाए। जैसे कहा गया है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी, क्या कहा गया है, मिसाइल प्रौद्योगिकी। अब मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल कार्यक्रम, चूंकि किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जब तक हमको क्रूज मिसाइलों के बारे में ना पता हो या जो अन्य मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, तो मिसाइल तकनीकी और मिसाइल तकनीकियों में सिर्फ हम क्रूज और बैलिस्टिक तक नहीं अपनी बात करेंगे कि भाई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रही है कि 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। अब मिसाइल तकनीकी एक नए स्तर पर कार्य कर रही है, कौन सी माइक्रो तरंगों से बच सकती है, किसमें रेडियो तरंगों को मतलब परावर्तित करने की क्षमता आ गई है। क्योंकि जब भी हम मिसाइल कार्यक्रम की बात करते हैं तो अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि 2 स्तर पर हमारा जो पूरा स्पेस जो एक तरह से एयरफोर्स कार्य करता है, वहां पे 2 स्तर की बात की जाती है। एक तो हमारे पास मिसाइल कार्यक्रम भी होने चाहिए बेहतर प्रकार के, और मिसाइलों की रेंज कितनी है यह भी मायने रखती है, और दूसरी चीज है कि भाई मिसाइल को हम अपने सुरक्षित बचा कैसे पाए, या दुश्मन देश के जो अन्य मिसाइल आ रहे हैं अपने रडार प्रणाली को हम कितना मजबूत कर पाए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमको समझना होगा, जिसको हम कहां समझेंगे, इस मिसाइल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग समझा जाएगा। अब भारत के प्रमुख मिसाइल कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, अग्नि वगैरह वाला सीरीज, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। प्रमुख टैंक, प्रमुख पनडुब्बियां और पोत, ठीक है। तो मिसाइल प्रौद्योगिकी, भारत के प्रमुख मिसाइल कार्यक्रम, प्रमुख टैंकों की बात, पनडुब्बियां और पोत से जुड़े जो मामले हैं, या जो हमने कहा था एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है वायु रक्षा प्रणाली, तो उसकी भी बात वहां पर हम कर लेंगे। यहां पर एयर
डिफेंस सिस्टम, एडीएस की, एयर डिफेंस सिस्टम, जो वायु रक्षा प्रणाली है, उसको भी हम लोग समझेंगे, जिसमें रडार वगैरह आ जाएंगे। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि एक नया उभरता हुआ जो कहा गया है कि वर्तमान परिवेश में जो एक तरह से काफी ज्यादा महत्व है, अभी उतना व्यवहारिक तौर पर तो यह प्रौद्योगिकी नहीं आई है। नैनो प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, और कहा जा रहा है कि आने वाला भविष्य हम नैनो प्रौद्योगिकी पर ही कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वह विभिन्न क्षेत्रों में नैनो तकनीकी का विकास हमारे लिए एक बेहतर जीवन दे पाएगा। कई सारे लोगों का उसमें अपना अलग भी तर्क है कि भाई यह काफी समस्या भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड का विखंडन कर सकते हैं, विस्फोट करा सकते हैं, छिन्न भिन्न कर सकते हैं। वह तो उसका निगेटिव पॉइंट है, उसको अलग से भी हम समझेंगे और उसकी समीक्षा भी करेंगे कि क्या जो पक्ष में लोग हैं और जो विपक्ष में लोग हैं, इन दोनों लोगों के बीच में कितनी ज्यादा तारतम्यता है, या किन बातों में क्या सही है क्या गलत है, क्या कुछ कपोल कल्पनाएं ही हैं कि वास्तविक धरातल पर सही भी है। लेकिन नैनो प्रौद्योगिकी, चाहे आप देख रहे हो कि डिफेंस के क्षेत्र में भी इसकी चर्चा चल रही है, कई सारे हमारे जो टैंक हैं, कई सारे मिसाइल हैं जहां पर नैनो पदार्थों का लेपन की बात चल रही है, हमारे हथियारों पर नैनो से, जिसमें उनका एक तरह से तोपों की जो नलियां वगैरह नैनो पदार्थों का निर्माण उसमें बताया जा रहा है, जिससे वह खराब ही ना हो, लंबे समय तक उपयोग कर पाए। नैनो रोबोट्स की बात चल रही है, नैनो सेंसर्स की बात कर रही, जो हेल्थ के लिए बताया जा रहा है कि एक इंडिकेटर का कार्य करेंगे, कि बीमारी होने के पहले ही हमको इंडिकेट कर पाएंगे, और उनका आकार इतना छोटा होगा कि रक्त में ही बह पाएंगे, पार्टिकल्स के रूप में बहते रहेंगे। या नैनो चिकित्सा में, यहां पर शल्य क्रिया में भी नैनो रोबोट्स का प्रयोग, जैसे जो संभावनाएं हैं, जिसको अभी प्रायोगिक तौर पर ही सिर्फ किया गया है, बड़े स्तर पर अभी नहीं इसका किया गया है, व्यवहारिक रूप में नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि यह एक बड़ा विभाग होगा तकनीकी का। दूसरी बात, नैनो पदार्थों का विकास और नैनो पदार्थों के विकास की संभावनाएं और मानव के लिए, क्योंकि कोई भी प्रौद्योगिकी अभी आप पढ़ेंगे कि वही प्रौद्योगिकी अच्छी प्रौद्योगिकी मानी जाएगी जो एक आम व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाए। अभी नैनो प्रौद्योगिकी से कोई नैनो सेंसर्स का प्रयोग कराना या नैनो रोबोट से चिकित्सा करवाना, ये आम बात नहीं है। अभी यह प्रयोगशाला के स्तर तक है, या अगर इसके कुछ प्रयोग किए गए तो प्रायोगिक स्तर पर ही इसका प्रयास किया गया है। आम जनमानस में व्यवहारिक रूप से इसका अभी परिणति बाकी है। तो परिणति के लिए आने वाले समय में या क्या क्या कार्य कर रहा है, इसकी भी एक बड़ी चुनौती है। इन सारी बातों की समीक्षा हम कहां करेंगे? नैनो प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय जहां देखेंगे, साथ में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और उसका भविष्य, तीनों यहीं पर डिफाइन किया जाएगा कि भाई नैनो प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां, इसका भविष्य क्या हो सकता है। अगला यहाँ पे टॉपिक आएगा हमारा, जो वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको भी मान सकते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता एवं महत्व। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो हमारा एक तरह से किसी भी राष्ट्र के लिए जो सूचना और संचार तकनीकी कहा गया, जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा जो गुड गवर्नेंस की संकल्पना चल रही है, गुड गवर्नेंस की संकल्पना को पूरा करने में इस संचार प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे आम जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सभी के हाथ में आज स्मार्टफोन आ गया है, उसी का पार्ट है। कंप्यूटर की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता के साथ उसकी स्पीड काफी मायने रखती है, कितना उसकी स्पीड है। ये सारी बातों की कि भाई संचार प्रौद्योगिकी है क्या, या इसमें जो विभिन्न प्रकार के ब्रॉडबैंड बनाए जा रहे हैं, या भिन्न क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में, या आप देखेंगे स्पेस के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, क्या इनकी प्रासंगिकता हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता एक तो हमको देखना है, साथ में इनके महत्व को भी समझना है। दूसरी बात है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य एवं भारत में चुनौतियां क्या है, क्योंकि भाई सूचना प्रौद्योगिकी तो दुनिया के लिए काफी प्रासंगिक है, लेकिन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का भविष्य कैसा दिख रहा है, या इसके भविष्य में या इसके कार्यों में रुकावट कौन, चुनौतियां कौन पेश कर रहा है, चुनौतियां किस रूप में आ रही हैं, या उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार किस प्रकार के उपक्रम कर रही है।
कौन कौन सी योजनाएं परियोजनाएं इसमें लाई जा रही हैं जो इसको आसान कर सकती हैं और आम जनमानस तक इस सूचना संचार प्रौद्योगिकी की जो क्रांति है वह एक जन जन तक पहुंच सकती है और गुड गवर्नेंस की संकल्पना में या कहां तक भागीदारी अपना दे सकता है। तो ये सारी बातों की चर्चा हमको वहां पे करनी। अगली बात आती है कि रोबोटिक्स का, अब ये टॉपिकों को हमने थोड़ा सा क्या किया है, कंसाइज किया है, छोटा किया है। जैसे रोबोटिक्स का अनुप्रयोग एवं चुनौतियां। अब रोबोटिक्स भी काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन चूंकि यह कम समय में हम कैसे रोबोटिक्स की केवल थीम को समझ लें, क्योंकि अभी प्रश्न आप देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न उसमें। तो रोबोटिक्स का अनुप्रयोग एवं चुनौती, ठीक है, और दूसरा है ऊर्जा एवं इसके वैकल्पिक। यहां पर तो रोबोटिक्स हम समझ लेंगे भाई रोबोटिक्स क्या है। पहली बात, रोबोटिक्स संबंधी लॉ जो दुनिया के अंदर बनाए गए हैं, रोबोटिक्स लॉ भी काफी मायने रखते हैं। और रोबोटिक्स का जो विकास है उसको भी वहां पर समझेंगे कि वर्तमान में जो जिसको कहा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात चल रही है, या जिसमें खुद का डिसीजन लेने वाला हम रोबोटिक्स विकास कर रहे हैं। रोबोटिक्स का उपयोग ज़्यादातर नर्स के रूप में रोबोट्स, बैंकों के रूप में रोबोट्स, अमेरिका में हाल के समय में काफ़ी बड़े स्तर पर रोबोट का उपयोग किया गया बैंकिंग सेक्टर में। तो क्या इसके मायने थे, वहाँ के लोगों द्वारा विरोध इसका क्यों किया गया है। भारत में भी लगातार जो सामाजिक संगठन है वह इस रोबोट के इस्तेमाल का विरोध क्यों करते हैं। क्या यह मानव का प्रतिस्थापन करेगा या मानव का यह प्रतिस्पर्धी बनेगा। यह भी तो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई रोबोट क्या मानव को प्रतिस्थापित करेगा, क्या इसका प्रतिस्पर्धी बनेगा। दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। क्या रोबोट का प्रयोग हम केवल उन चीजों के लिए कर रहे हैं जहां पर खतरे ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, या रोबोट को हम क्या कर रहे हैं कि सस्ता होने की वजह से मानवता के विरुद्ध ही कर दे रहे हैं। और रोबोट का प्रयोग कहां तक सुरक्षित है, क्योंकि कई सारी बातें ऐसे भी आई हैं दुनिया में अनुप्रयोगों के दौरान कि हमने ऐसे ऐसे रोबोट विकसित कर लिए जो मानव के लिए ही खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हो सकता है कि ऊर्जा और इसके वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा एवं इसके वैकल्पिक स्रोत। अब ऊर्जा में भाई, ऊर्जा इस वर्तमान इरा की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऊर्जा से जुड़े तो प्रश्न हमेशा इसलिए आते रहते हैं, उसको भी हम यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। साथ में उसके वैकल्पिक स्रोत, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा के क्षेत्र हैं, या सौर ऊर्जा जो बड़ा क्षेत्र एक रूप में आया है, यहाँ से जुड़े प्रश्न भी यहाँ पे हम देखेंगे। और विविध के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो कुछ हमको लगेगा कि यह टॉपिक होना चाहिए छूट गया है, उसको हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो ये सिलेबस तो आपको मिलने वाला है, जो यहाँ पर मैंने बताया सेम ऐसे मिलेगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें परिचर्चा करके आपके समक्ष ये बात रखना चाहें कि किस प्रकार का हमारा सिलेबस होगा जिसमें हम आगे बढ़ें। अब आपके मन में पहला प्रश्न आना चाहिए, या जो मैंने सिलेबस निर्धारित किया किस आधार पर किया। तो ये सिलेबस का जो निर्धारण है वह दो आधारों पर है। एक तो सिलेबस खुद में भाई कि ये चीजें होनी चाहिए, दूसरा अभी तक का जो 3 वर्ष का पेपर है उस पेपर का हमने एनालिसिस किया, और एनालिसिस के आधार पर जो हमको लगा कि यह चीजें अगर हम कवर करें तो हम 2021 के प्रश्न पत्र में जो हमारा हिस्सा है विज्ञान प्रौद्योगिकी का, वहां पर हम सीधे प्रश्नों को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर 2 प्रकार की चुनौती आपके समक्ष आएगी। पहली चुनौती कि जो हम पढ़े वहां से प्रश्न आए, दूसरी बात जो हम पढ़े वहां से प्रश्न आए, और दूसरी बात कि जो प्रश्न आए उसको हम सही से उसका उत्तर लिख पाए। केवल यहां तक बात नहीं है, या तो केवल 20% की बात हुई कि जो हमने पढ़ा वह प्रश्न आ गया, जो हमने पढ़ा 20 प्रश्न आ गया। पूरा मेंस का जो स्ट्रेटजी है वह अलग प्रकार का होता है। प्री में तो जो आपने पढ़ा वह आ गया, तो 99% की संभावना कि आप सही कर देंगे। अगर आपने ठीक से पढ़ा था तो उसको आप सही कर देंगे। भाई आपने ऑप्शन में देखा, वह चीजें दिख गई, कहीं पर मेमोरी में थी तो आपने टिक लगा दिया। तो प्री की अलग प्रकार की चुनौती। मेंस में क्या है कि जो आपने पढ़ा वह सीधे तौर पे प्रश्न पत्र में छपा आया, ठीक है। इससे आपको लाभ कितना हुआ? केवल 20%। बड़ी बात कह रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी सीरियस मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं, भविष्य के आप एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एआरटीओ, बीडीओ बनने वाले हैं। तो जो प्रश्न आपने पढ़ा वह सीधे तौर पर आ गया पेपर में आ गया कि भाई हमने पढ़ा था कि भाई परमाणु ऊर्जा के भविष्य की
चुनौतियों को समझाइए, और वह पेपर में छप गया। या पूछ लिया क्या भाई डिनरी कॉम्बिनेट थ्योरी को बताइए, या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास के क्रम को समझाइए, हमने यहां पढ़ा था, और सीधे पेपर में यह प्रश्न आ भी गया। तो यहां पर क्या यह प्रश्न आ जाना यहां पर हमारी सफलता 100% करेगा? नहीं, केवल 20% करेगा, 20% करेगा। मैं कह रहा हूं कि 80% इससे कोई लाभ नहीं है कि प्रश्न आ गया। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न आ गया, और 80% लाभ इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो प्रश्न यहां पर पढ़ाया गया था उसको आपने कितना बढ़िया से समझा था, कितना बढ़िया उस पे नोट्स की बनाया था, कितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस किया था। क्योंकि 125 शब्द में और 200 शब्द में शब्दों को रखना, अपनी बात को बताना, यह बड़ी चुनौती है, और 80% बात इसी पर निर्भर करेगी आपको अच्छा नंबर दिलाने में। कि भाई जो प्रश्न पूछा गया उसके जवाब को आपने क्या किया, बढ़िया से दे दिया, 125 शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत कर दिया कि वह जो विषय संबंधित थे और जो उसका एग्जामिनर था उसको देख करके 8 में आपको 6-5 नंबर प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। प्रश्न आया भी, आपने पढ़ा भी था, और आपने लिखा। 8 नंबर के प्रश्न में 3 नंबर मिल गया, कोई मायने नहीं भी पढ़े होते तो भी 3 नंबर आप लिख के आते तो 8 में 3 तो मिल ही जाता, 8 में 3 मिल जाता। 8 में चुनौती है कि कैसे मिल जाए, 6 नंबर तक कम से कम मिल जाए, 7 मिल जाए तो और बढ़िया। 12 में हमको 9-10 नंबर मिल जाए तो यह बढ़िया है कि 12 नंबर का प्रश्न था, 9-10 नंबर हम प्राप्त कर लिए। अब 12 नंबर का प्रश्न आया और आपने जाके लिख दिया और 4 नंबर मिल गया, तो इससे कोई पढ़ने से लाभ मिला ही नहीं, कोई पढ़ने से लाभ नहीं। हम कुछ दुर्भावनाओं को किनारे करके बात कर रहे हैं कि कोई दुर्भावना ग्रसित हो, भाई दे नंबर किसी बात से, तो वो सब बातों को हम यहाँ पे चर्चा में नहीं रख रहे हैं। अपने या मान के चल रहे हैं कि एक निष्पक्ष मूल्यांकन हो रहा है। कई सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि भाई निष्पक्ष मूल्यांकन ना हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि निष्पक्ष मूल्यांकन होगा, मुझे लोक सेवा आयोग पर विश्वास है, करना भी चाहिए। हमारे पास और विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प क्या है विश्वास करने के सिवा? तो यहां पर अगली बात, अब इस बात को, इसमें एक प्रश्न पूछा गया, हमने सारे प्रश्न को यहां पर रखा है, थोड़ा समझिएगा। प्रश्न क्या, प्रश्नों का अभ्यास, हम इसका सटीक आंसर क्या होगा उसके लिए तो अलग से क्लास लेंगे। अभी इन प्रश्नों का सटीक आंसर क्या होगा वह तो अलग से हम क्लास लेंगे। यहां पर आपकी विश्वास को बनाने के लिए कि आप विषय वस्तु पर विश्वास कर सकें कि हम जो पढ़ेंगे वो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, प्रश्न कोई अलग प्रकार के नहीं बनते हैं। यहां पर जो प्रश्न लिखा गया कि भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यह कितने नंबर का प्रश्न था? 8 नंबर का प्रश्न था, और इसको 125 प्रश्न में लिखना था, 125 शब्दों में लिखना था कि भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अब देखिएगा यह प्रश्न कहां से जुड़ा है। यह प्रश्न, पहली बात हमको यह क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न जुड़ा कहां से है। तो भाई यह बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में प्रयोग से ही जुड़ा है। तकनीकी मिशन, तकनीकों का हस्तांतरण, साथ में कई सारी इसमें बातें, एक तरफ से करंट बेस्ड प्रश्न था, या करंट बेस्ड प्रश्न था, जहां पर एक तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग को हमको बताना था, और दूसरा जो भारत सरकार द्वारा कृषि मंडियों का निर्माण किया जा रहा था वहां से लिंक करने की भी बात थी कि भाई तकनीकी मिशन, तकनीकों का विकास करेंगे, हम तकनीकों का विकास, अधिक उत्पादन करेंगे। क्योंकि किसानों की आय 2 गुना करना पिछले 3 सालों से बड़ा इस पर मुद्दा चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार का बार बार, मोदी सरकार जिसको आप कह सकते हैं की बात वहां पर कही जा रही कि किसानों की आय 2 गुनी करनी है। उसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे हम नहीं जाते हैं, किसानों की आय 2 गुनी करनी है। अब किसानों की आय 2 गुनी कैसे हो सकती है? एक कॉमन मैन की तरह अगर हम सोचे, हमको 2-3 बातें समझ में आती हैं कि भाई किसी की आय, किसान की आय 2 गुनी करने में क्या होना चाहिए। एक तो कृषि की लागत घट जानी चाहिए, कृषि की लागत घट जानी चाहिए। दूसरा, अधिक न्यूट्रिटिव वाली फसलों का उत्पादन होना चाहिए, और उत्पादन भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, कृषि में लागत घटे, उत्पादन बढ़े। लेकिन उत्पादन कैसा बढ़े कि उत्पादन हो जाए और किसी काम का ना हो। उत्पादन हम कर ले लेकिन वह किसी काम का ना हो तो वह भी नहीं ठीक है।
तो उत्पादन भी बढ़े, पहली लागत घटे, दूसरा उत्पादन बढ़े और उत्पादन भी ऐसी फसलों का हम करें जिसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा हो, तभी तो वैश्विक मार्केट में या अपने भिन्न भिन्न प्रदेश के ही मार्केट में वह प्रोडक्ट टिक पाएगा। अगर कोई धान का उत्पादन बढ़ा लिया किसान, लेकिन वह धान खाने में एकदम स्वादिष्ट ही नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू है ही नहीं, तो उसकी क्या होगी? जब वह मार्केट में जाएगा धान, तो कोई उसको क्यों खरीद करेगा? तो उसका अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो पहली लागत घटनी चाहिए, दूसरा उत्पादन बढ़ना चाहिए, और उत्पादन में भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रिटिव वैल्यू होना चाहिए उसका। और तीसरी बात क्या होना चाहिए कि उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, और उचित मूल्य के लिए क्या होना चाहिए? अच्छी मंडियों का निर्माण होना चाहिए, जहां पर हमको आजादी हो कि हम अपने मन माफिक उसकी चीजों का उसको बेच पाए। जो भारत सरकार ने अभी जो जिस पर बहुत विवाद चल रहा है पूरे देश में किसानों को, तो एक तो मंडियों में या तो भारत सरकार जो एमएसपी की बात, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जो बात चल रही है, एमएसपी का निर्धारण हो उसका उच्च पे, कि भारत सरकार भाई उसको खरीदे उचित दाम पर, अधिक दाम पर, तभी तो किसानों की लागत घटेगी। अब किसानों की लागत घटे उत्पादन में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, हमको उन्नत प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, उन्नत प्रकार के बीजों का उसमें उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां से यह जुड़ा हुआ प्रश्न था जिसको यहां पर पूछा गया था, चर्चा करेंगे आगे। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न जो यहां पर 18 में पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है? साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व होता है। एकदम सीधा सा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में जैसे जैसे किसी भी देश में सूचना संचार बढ़ता है, संचार प्रौद्योगिकी का विकास होता है, हमने कहा हर डिजिटल इंडिया की बात चल रही है। सब कुछ लेन देन आप किससे कर रहे हैं? मोबाइल से ज्यादातर कर रहे हैं भाई। कोई गूगल पे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई फोन पे का इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम हम क्या कर रहे हैं? पैसे का उपयोग कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा? क्राइम की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो साइबर क्राइम बढ़ेगी, तो साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या विज्ञान है या उससे संबंधित विज्ञान कहा गया कि क्या है, और इसका महत्व बताइए। कोई इस तरह का प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया था कि जो बहुत जटिल प्रश्न हो, सीधे सीधे साइबर सुरक्षा को बताना था, साइबर सुरक्षा से जुड़े विज्ञान को बताना था, और इसकी उपयोगिता को भिन्न भिन्न रूपों में समझाना था। यह भी 125 शब्द का था और 8 नंबर का यह प्रश्न था। तीसरे प्रश्न को देखिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उसकी चर्चा कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न था कि बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग। अब यहां पर यह तो सभी विद्यार्थी पढ़ के गए होंगे कि क्योंकि पहला टॉपिक ही हमने भी लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है कृषि में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में। यहां पर कहा गया बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता को बताना। कृषि में क्या है भाई, चिकित्सा में क्या है, पर्यावरण के लिए क्या, उद्योग में क्या, सभी लोग। यहां पर क्या महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आती है कि यह क्षेत्र तो अगर कोई मेंस देने गया तो इतना तो सभी लोगों को पता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेंस के विद्यार्थी हैं तो 99.99 में दावा कर सकता हूं कि आपको यह पता है कि किस किस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी कार्य कर रहा है, मोटा मोटा कि क्या क्या कर रहा है। लेकिन इसको 125 शब्दों में हम लिखना है, यह बड़ी चुनौती हो गई। इसीलिए हमने कहा कि प्रश्न फंस जाए, यह बड़ी चुनौती नहीं है। प्रश्न का सही रूप से हम आंसर लिख दें, उत्तर लेखन सही कर दें, या 80% सफलता इसमें है। केवल 20% सफलता है कि हम प्रश्न को फंसा दिए। 80% किस पे आएगा कि हम सही से अभ्यास कर लिए, हम उसमें 125 शब्द में क्या क्या टू दी पॉइंट बात लिखना है, इसको लिख दिए, जिससे हम पूरा का पूरा 8 में 7 नंबर 6 नंबर तक कम से कम प्राप्त कर लिए। यहां पर प्रश्न तो आप देख ही लिए। अगला देखिए क्या प्रश्न था कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद ITFC क्या है, इसका जनादेश बताए। आईटी क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाली प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध करें। यह एकदम करंट बेस्ड प्रश्न था और 12 नंबर का प्रश्न था। काफी करंट ओरिएंटेड प्रश्न था, जिसके लिए आपको कई सारे तकनीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर इसको हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न था, काफी बेहतरीन प्रश्न था, जिसको सामान्य रूप से बता पाना आसान नहीं था। सामान्य रूप से इसके लिए आपको क्या करना पड़ता भाई? अगर आप क्या करते हैं कि यहां पर कहा गया कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताएं। आईटी क्षेत्र 2020 तक आने वाली प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध करिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी तकनीकें आ रही हैं। तो एक अच्छा प्रश्न था, 12 नंबर का प्रश्न था, इसको 200 शब्दों में लिखना था।
ठीक है, वहां संचार से प्रश्न था। या अगला 12 नंबर का कि प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 को चिन्हित करिए। कि भाई जो भारत सरकार और अब देखेंगे पूरा ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विजन 2035 निर्धारित किया है कि भाई 2035 तक हम आपको बताएंगे क्या क्या है। काफी चर्चा में रहा है यह विजन, और यह भी करंट का ही प्रश्न है एक तरह से, जिसमें भारत सरकार ने निर्धारित किया है कुछ बातों को, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो मानव के उपयोगी वाली हैं आवश्यकता, क्योंकि कई सारी प्रौद्योगिकियां हैं। तो क्या सारी प्रौद्योगिकियों हम चले पहले नैनो टेक्नोलॉजी का विकास करें कि पहले हम फूड टेक्नोलॉजी का विकास करें, इस बात का निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण है। कि भाई पहले हम रोबोटिक्स का विकास करें कि पहले हम क्या करें, फूड टेक्नोलॉजी का विकास करें, जिससे हमारे लोगों का पहले भरण पोषण हो पाए। हमारे पास चुनौती क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है कि महिलाएं और वह बच्चे जो ज्यादातर एनीमिया के शिकार हैं, कैसे हम उनको पोषक तत्व युक्त भोजन उपलब्ध करा पाए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य ने तो अनाज उपलब्ध कराया है, न्यूट्रिशन हम कैसे दे रहे हैं, क्योंकि वही देश आगे प्रगति करेगा जहां के नागरिक स्वस्थ होंगे। तो क्या हम स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू कर रहे हैं, और उसमें क्या हम पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से तकनीकों का विकास कर रहे हैं। तो इसलिए 2035 में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विज्ञान अधिवेशन में इस बात की घोषणा की गई थी कि हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना है कि भाई आने वाले समय में हम अपना लक्ष्य क्या क्या रखेंगे, क्या क्या लक्ष्य रखेंगे कि ऐसे मानव उपयोगी या आवश्यकता रूप प्रौद्योगिकी का विकास करना, पहले हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, हम पहले खाद्य पर ध्यान देंगे, फिर हम मानव आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, और फिर हम ऐसा नहीं कि अन्य तकनीकों को हम हतोत्साहित करेंगे। तो जहां पर लागत ज्यादा है, पैसे की खपत ज्यादा है और अभी उसका सीधे तौर पर अनुप्रयोग कम है, उसको हम क्या करेंगे, अभी रिसर्च विंग में रखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर उस प्रौद्योगिकी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, बाकी आवश्यक वाली प्रौद्योगिकियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो यह जो विजन था इसका भी प्रश्न यहां पर पूछा गया था, इसको भी आपको करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित बताइए। राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 18 का ही प्रश्न था, 19 में पेपर हुआ था। राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण से समझाइए। अब देखिएगा, एक तरह से एप्लीकेशन यह भी है राष्ट्रीय शक्ति के क्षेत्र में। शक्ति में मतलब कहां पे है, एक तो डिफेंस के क्षेत्र में होना चाहिए, दूसरा आर्थिक विकास के क्षेत्र में, हमारे पास आईटी के क्षेत्र में, सभी को अगर सम्मिलित रूप से आप देखेंगे तो यही तो शक्ति के रूप में आएगा। तो यहां पर कहा गया राष्ट्रीय शक्ति के रूप वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण से ही समझाइए। कहीं पर तकनीकी नहीं पूछा गया, इसकी तकनीकी क्या है, उदाहरण से ही समझाना था। 8 नंबर का यह भी प्रश्न था। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना क्या करना है भाई? ऊर्जा आप देख रहे हैं कि वर्तमान में क्योंकि भारत में प्रति वर्ष 4% से अधिक की दर से ऊर्जा खपत बढ़ रही है। जब कोई भी देश एक तरह से हम कहें कि वहां पर विकास होता है तो ऊर्जा की खपत अपने आप बढ़ने लगती है। ऊर्जा की खपत पहले हमारे यहाँ हमारे लिए विद्युत क्या था, केवल एक बल्ब जलाने का जरिया था, एक प्रकाश हो जाए। जैसे से मानव जीवन बढ़ेगा या अच्छा होगा, उसका जीवन स्तर उठेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधाओं के लिए भाई पंखे का व्यवस्था करेंगे, कूलर की व्यवस्था करेंगे, रेफ्रिजरेटर लाएंगे, तमाम प्रकार के विद्युत आधारित उपकरण लाएंगे। पहले कुछ घरों में बिजली थी, लगभग 100% घरों में बिजली जाएगी, ठीक है। अब बिजली का उपयोग हम टेलीविजन के रूप में भी करेंगे, वहां भी। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या भारत की प्रौद्योगिकी तैयार है? क्या इन ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम जो थर्मल आधारित लगभग 70% ऊर्जा अभी तक उपयोग कर रहे हैं, क्या हुआ? क्योंकि थर्मल तो अभी कोयले का संकट देख रहे हैं वर्तमान में। यह प्रश्न तो अभी भी प्रासंगिक हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान में भी प्रासंगिक हुआ, क्योंकि ऊर्जा संकट आज भी आया कि कोयले का हाहाकार आया कि भाई कोयला खत्म हो गया। तो क्या हम केवल थर्मल आधारित ऊर्जा पर ही डिपेंड रहें कि सौर ऊर्जा, जिसमें भारत ने बहुत बेहतर कार्य किया है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे जो अन्य विकल्प हैं ऊर्जा के, उन पर हम कार्य करें। इससे जो संकट पर जो बताना था मुख्य रूप से यहां पर
या जैव विविधता तो यह पर्यावरण का प्रश्न था। यहां पर देखिएगा, यहां पर जैसे एक प्रश्न और दिखाएंगे कि जैसे यहां पर एक प्रश्न आया कि नाभिकीय भयादोहन में आप देखेंगे कि ये भी मेंस में आया था कि नाभिकीय भयादोहन परमाणु निरोध भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। कहा गया है कि नाभिकीय भयादोहन भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र कारगर उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न है कि नाभिकीय हथियार की जो एक कहा गया है, या तो एक तरह से आईआर से जुड़ा मुद्दा है, ये आईआर से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें कहा गया कि नाभिकीय भयादोहन मतलब न्यूक्लियर हथियारों का को दिखा करके या टेरर उत्पन्न करके कहा गया कि परमाणु निरोध भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रतिकार का एकमात्र क्या है उपाय है। इस कथन की व्याख्या कीजिए कि क्या नाभिकीय जो हथियार हैं वह केवल भयादोहन के एकमात्र उपाय हैं जिससे नाभिकीय हथियार की बिक्री किया जा सके। बहुत सारे देशों द्वारा ऐसा किया भी जा रहा है। कि आईआर से जुड़ा मुद्दा था उसी साल। अगला प्रश्न था कि भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है समझाइए। खाद्य सुरक्षा, अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सोशल में भी आते हैं। खाद्य सुरक्षा, अब खाद्य सुरक्षा में भी आप सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को यहां पर डाल सकते हैं, तो मतलब प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को समझा सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि सीएनजी क्या है, इसका विभिन्न उपयोग बताइए। वह मुद्दा जो पिछला वाला था उसको आप सामाजिक वाले मुद्दे में भी जोड़ सकते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, इसके विभिन्न उपयोग को समझाइए। इसके विभिन्न उपयोग को समझाइए। अब सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो बात यहां पर की जा रही है, अलग से भी हम प्रश्नों को लेंगे। तो यहां पर प्रश्नों सीएनजी का बताना था भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है। ज्यादातर आप वाहनों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। इस बात को समझाइए, इसके विभिन्न उपयोग आप समझाइए। वाहन में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह सबसे कम पोल्यूटेंट को उत्पन्न करने वाला है। एक तरह से यह ग्रीन एनर्जी का सोर्स मान सकते हैं या सबसे हरित ऊर्जा का स्रोत मान सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़े हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया। अब देखिएगा यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आया। अब प्रश्न यहां पर बस देखने का मतलब है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 क्या है और इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं। एकदम से करंट ओरिएंटेड प्रश्न था, इसमें सीधे सीधे कोई प्रौद्योगिकी जैसा मामला नहीं था। ठीक है, अब देखिएगा, कहा गया कि वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में जो इंटरनल सिक्योरिटी का यह भाग हो सकता है। या प्रश्न किसका हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी का है। लेकिन इसमें बस थोड़ा तकनीकी वाले बात का, तो जो मैं आपको समझाना चाहता था, एक तो सीधे तौर पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सीधे तौर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के, और कई सारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न अन्य में भी आपको सीधे तौर मिलेंगे। जैसे आपका उसी टॉपिक में एक है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा में भी कई सारे तकनीकों का इस्तेमाल है। तो तकनीकी का जो एक प्रश्न तो डायरेक्ट है ही, लेकिन अन्य जो खंड हैं पेपर के उसमें भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका रहती है। जैसे इस प्रश्न में कि वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकती है, इसको समझाइएगा। क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे और आपको ये जो 3 वर्ष के प्रश्न हैं यह भी आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बस दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं, किस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप देखेंगे कि जो जैसे कुछ प्रश्न इसमें से कुछ मैंने ऐसे प्रश्न को भी इसमें आप देखिए इसमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अभिप्राय है, क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए या उसके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो आईटी से संबंधित यह प्रश्न यह भी था। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पिछले 3 वर्ष के अंदर। 3 वर्ष, इन सभी को आधार में मान करके हमने पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है।
पूरे डिजाइन किया है और उसी आधार पर हम चीज़ों को आगे ले चलेंगे। तो अब हम सीधे आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे कहाँ पर, सीधे बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में, और जहाँ पर हम टॉपिक से अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि अनावश्यक रूप से आपका समय काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और सारी बातें बीच बीच में हम बीच वाले प्रश्नों को भी लेते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे कि कौन से प्रश्न का जवाब क्या क्या होना चाहिए। इसका एक मॉडल आंसर भी आपको देंगे, कुछ प्रश्न देंगे और उसके कुछ मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा कि जिस पे आप मॉडल आंसर खुद लिखेंगे, खुद आंसर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सभी पर अभ्यास करते चलेंगे तो एक टाइम बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगा। इसलिए हम उसके कुछ की पॉइंट बताएंगे, आप उसका मॉडल आंसर तैयार करते रहिएगा। हम विषय वस्तु को समझ लेंगे, फिर उस पर एक मॉडल प्रश्न देंगे और फिर मॉडल आंसर भी उसका ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के अंतर्गत, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी से अपनी बात को शुरू करेंगे। थैंक यू।